नमस्कार। समाजशास्त्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सामाजिक संस्था। तो पिछले अध्याय में हमने जाना था सामाजिक संस्था क्या है, इसकी परिभाषाएं किन किन समाजशास्त्रियों ने किस तरह से इसको परिभाषित किया है, एक संस्था के विकास यानी उसकी अवस्थाएं क्या क्या है, किस प्रकार से संस्था का विकास होता है। जैसे पहले कोई विचार आता है, विचार जब बार बार उसका रिपीटेशन होता है, उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो वह व्यक्ति विशेष की आदत बन जाता है। और आदत के बाद में जब वह उस आदत को बहुत बड़ा एक समूह उसका उपयोग करने लगता है, समूह के द्वारा वह स्वीकार्य हो जाती है, तो वह जनरीति बन जाती है। और जब उन जनरीतियों के साथ उनके भूतकाल के अनुभव जुड़ते हैं तो वह प्रथा बनते हैं। और इस प्रथा को जब एक बहुत बड़े मास लेवल पे इस समाज के लोगों की स्वीकृति मिल जाती है, यानी कि समूह की स्वीकृति मिल जाती है, उसके साथ समूह का कल्याण जुड़ जाता है, क्योंकि ये कि जो जनरीति या प्रथा है वो लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक है। और उसकी उपयोगिता जब बढ़ जाती है तो वह एक रूढ़ी यानी लोकाचार का रूप धारण कर लेती है। और वही रूढ़ी जब उसका एक निश्चित ढांचा, एक संरचना बन जाती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, तो वह संस्था बन जाता है। अब हम जानेंगे संस्था की विशेषताएं, आवश्यकताएं क्या क्या हैं इसकी। तो गिलिन ने संस्था की कई विशेषताओं का उल्लेख किया है। सबसे पहले है निश्चित उद्देश्य, यानी संस्था का क्या होगा, अपना उद्देश्य एक निश्चित होगा। प्रत्येक संस्था के कुछ उद्देश्य होते हैं, उद्देश्यों के अभाव में हम संस्था के अस्तित्व को नहीं मान सकते। फिर दूसरा आता है धारणा। धारणा संस्था का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इस धारणा में सामाजिक हित तत्व के रूप में विद्यमान रहता है और संस्था का विकास ही किसी धारणा या विचार से होता है। समूह के अस्तित्व की रक्षा के लिए इसको अपनाया जाता है, कि जैसे कोई आदत होता है जो बार बार रिपीट विचार आदत रिपीट होती है, तो उसमें एक धारणा बन जाती है, एक आदत में जनरीति बन जाती है, तो उसमें धारणा जुड़ रही है। फिर आता है संस्था संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में एक इकाई के रूप में कार्य करती है। हमारी जो संस्कृति, हमारा जो समाज है, तो उसमें संस्था है वो एक इकाई एक अंग है। जैसे सामाजिक संरचना है, तो समाज की संरचना के अनेक प्रकार के अनेक अंग हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर की संरचना के अंग होते हैं, उसी प्रकार समाज की संरचना के भी अनेक अंग होते हैं। तो उनमें से संस्था एक इकाई है। जैसे समिति, समूह है, संस्था, तो ये कई प्रकार के इकाई हैं, उनमें से संस्था एक इकाई के रूप में कार्य करती है। फिर आता है संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में एक संस्था एक इकाई के रूप में कार्य करती है। उसके बाद में आता है नियमों व कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। तो संस्था है वो नियमों व कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। संस्था व्यक्तियों का समूह न होकर के नियमों कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। इसमें नियमों और कार्य प्रणालियों को विचारों, जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों, ये लिखित या अलिखित कानून आदि के रूप में हम देख सकते हैं। उसके बाद में संस्था की बहुत निश्चित लिखित व अलिखित परंपरा होती है। तो संस्था की जो परंपरा है वो क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है, कहीं इसके लिखे हुए नहीं है, नियम लिखे हुए नहीं, तो ये अलिखित होती है इसकी प्रकृति। ये लिखित भी हो सकती है और अलिखित, दोनों प्रकार की हो सकती है, और निश्चित अनिश्चित भी हो सकती है। तो नियमों और ये कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था होती है। दूसरा फिर आता है अमूर्त प्रकृति। संस्था की प्रकृति अमूर्त होती है, क्योंकि इसको हम देख और नहीं समझ, केवल महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाती है। उसके बाद में होता है ये अधिक स्थायित्व। संस्थाएं क्योंकि ये पीढ़ियों से चली आ रही है, तो इनका स्थायित्व अधिक हो जाता है। और क्योंकि इसमें समूह के कल्याण की जब भावना निहित होती है, तो ये समूह के द्वारा इसको अनुमति दी जाती है, तो ये अधिक स्थायी प्रकार की होती है। उसके बाद में आता है एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य होते हैं। तो प्रत्येक संस्था के एक या अनेक कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, और ये उद्देश्य उसकी प्रमुख मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। जैसे हम माने अगर विवाह संस्था है, तो विवाह संस्था के भी कुछ अपने विशिष्ट उद्देश्य हैं, और इन विभिन्न उद्देश्यों को लेकर के संस्था का निर्माण होता है। अब आता है संस्था का अपना एक निश्चित ढांचा होता है, कि बिना उचित ढांचे के कोई भी संस्था कभी भी विकसित नहीं हो सकती। ढांचे से तात्पर्य उसके उन नियमों और कार्य प्रणालियों से है जिनके द्वारा संस्था का कार्य चलता है, और जिसके द्वारा संस्था अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करती है। उसके बाद में उसके निश्चित नियम होते हैं। प्रत्येक संस्था के कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं। प्रत्येक संस्था का कोई ना कोई प्रतीक अवश्य होता है। ये प्रतीक भौतिक रूप में भी हो सकता है, जो हमें देख सकते हैं, और अभौतिक रूप में भी हो सकता है। जैसे अगर हम विवाह है, तो विवाह संस्था के प्रतीक में हम देखें कि जैसे हवन कुंड होगा, सामग्री होगी, तो ये उसके प्रतीक चिन्ह होते हैं। कपड़े होंगे,
मौली होगी, तिलक होगा, कुमकुम होगा, चावल होगा, तो ये सब उसके प्रतीक चिन्हों के अंतर्गत आते हैं। सांस्कृतिक उपकरण, प्रत्येक संस्था से संबंधित कुछ भौतिक और अभौतिक उपकरण होते हैं जो संस्था के उद्देश्यों की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। जैसे हम भवन, फर्नीचर, औजार, मशीन आदि को हम भौतिक संस्था के रूप में मान सकते हैं। वहीं उसी प्रकार अभौतिक में हमारे आदर्श, हमारे विचार, हमारे मूल्य, कार्य प्रणाली, ये सभी हमारे संस्था के अभौतिक उपकरणों के अंतर्गत आते हैं। हिंदू समाज में जैसे होम करते हैं तो उसमें होम कुंड होता है, मंडप होता है, कलश, धूप, चावल, जप, मंत्र आदि सभी विवाह संस्था से संबंधित भौतिक व अभौतिक तंत्र के अंतर्गत या तत्वों के अंतर्गत आते हैं। अब प्रतीक के अंतर्गत जैसे क्रिश्चियन का प्रतीक क्रॉस है, हिंदुओं का प्रतीक ओम है, तो ये सारे हमारे प्रतीक चिन्हों के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है परंपराएं। प्रत्येक संस्था की कुछ लिखित और अलिखित परंपराएं होती हैं जिनके द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित रखा जाता है। ये परंपराएं लोगों के व्यवहारों के अनुरूप या असमानता लाने के लिए भी योग्य कार्य करती हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे संस्था के कार्य। ये सामाजिक नियंत्रणों के साधनों की एक व्यवस्था है। संस्थाएं विधियों एवं कार्य प्रणालियों का समूह होती हैं। ये समाज में व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करती हैं। संस्था के पीछे समाज की अभिमति होती है और समाज के द्वारा दिए गए अधिकारों के बल पर संस्था सामाजिक नियंत्रण का कार्य करती है। लेकिन हमारे समाज में संस्था है वो सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है, सामाजिक नियंत्रण की एक व्यवस्था है। उसके बाद में आता है संस्था व्यक्ति को कार्य एवं पद प्रदान करती है। अब जैसे संस्था विवाह नामक संस्था है, विवाह नामक संस्था के द्वारा एक परिवार बनता है, तो परिवार में व्यक्ति के उसको कार्य और एक पद मिलता है। तो व्यवस्थित कार्य प्रणाली के रूप में संस्था व्यक्ति के पद व कार्य को भी निश्चित करती है, जिससे एक तरफ तो संघर्ष कम हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न स्तरों के रूप में इसका विभाजन या कार्य का विभाजन हो जाता है। उसके बाद में आता है संस्था व्यक्तियों के कार्य को और अधिक सरल बना देती है, क्योंकि संस्था मानव व्यवहार के सभी आचरणों को एक सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करके ये स्पष्ट करने का प्रयत्न करती है कि व्यक्तियों को क्या कार्य करना चाहिए अथवा उनके कार्यों की दिशा किस प्रकार होनी चाहिए। इस प्रकार संस्था कार्य करने की एक निश्चित विधि है, एक निश्चित कार्य प्रणाली का निर्धारण है। व्यवहारों में अनुरूपता लाती है। संस्था अपने से संबंधित एक निश्चित कार्य प्रणाली होते हैं, संस्था के कुछ उसके निश्चित नियम होते हैं, उसकी परंपराएं होती हैं। तो ये व्यक्ति के व्यवहार को, हर व्यक्ति के व्यवहार को उस अनुरूप कार्य करने को प्रेरित करती है। व्यक्ति को उसके अनुरूप अपने व्यवहार को करना पड़ता है और इन्हीं के माध्यम संस्था के अंतर्गत ही व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। जब एक समूह के लोग अपने कुछ विशिष्ट संस्थाओं के नियमों और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करते हैं तो उनके व्यवहारों में अनुरूपता तथा समानता होना एक स्वाभाविक है। उसके बाद में आता है व्यवहारों पर नियंत्रण। संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन है। प्रत्येक संस्था व्यक्तियों के कार्यों की दिशा और व्यवहार का एक तरीका निश्चित कर उन्हें उसी के अनुरूप कार्य करने का आदेश देती है। जैसे परिवार, जाति नामक संस्थाएं हजारों वर्षों से हमारे सामाजिक संरचना में, हमारे ढांचे में विद्यमान है और जो समाज के सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करती हैं। उसके बाद में आता है संस्था संस्कृति की वाहक होती है, कि संस्था संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। संस्थाओं के माध्यम से ही संस्कृति की रक्षा होती है और उसे स्थायित्व मिलता है। अगर संस्थाएं नहीं होंगी तो हमारी संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होगी। परिवार संस्कृति के हस्तांतरण का एक महत्वपूर्ण या प्रमुख साधन माना जाता है। उसके बाद में आता है स्थिति और कार्य का निर्धारण। संस्था व्यक्ति की स्थिति यानी कि पद प्रदान करने और उससे संबंधित कार्य यानी कि भूमिका का निर्धारण करने का एक महत्वपूर्ण कार्य संस्था के द्वारा किया जाता है। विवाह संस्था के द्वारा एक पुरुष को पति की और एक स्त्री को पत्नी की परिस्थिति प्राप्त हो जाती है और साथ ही साथ इन परिस्थिति से संबंधित उन्हें भूमिका भी प्राप्त हो जाती है। फिर सामाजिक परिवर्तन में सहायक होती है संस्थाएं, क्योंकि संस्थाओं की वैसे तो इनकी प्रकृति रूढ़िवादी होती है। ये एक सदियों से चली आ रही होती हैं, अपने स्वरूप को परिवर्तित नहीं करना चाहती हैं, लेकिन फिर भी इनमें परिवर्तन तुरंत गति यानी शीघ्रता से न होकर के बहुत ही धीमी गति से इनमें परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन अवश्य होता है क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है।
परंतु परिस्थितियों के बदल जाने से परिवर्तन परिस्थितियों के अनुसार संस्थाओं में भी बदलाव आना आवश्यक हो जाता है और ऐसी दशा में संस्थाएं बदलती हैं। समय के साथ साथ संस्थाओं को बदलने का प्रयत्न भी किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक परिवर्तन संभव हो जाता है। तो संस्थाओं हमेशा अपने जो रूढ़िवादी रूप है उसमें हमेशा नहीं रहती, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य आता है, लेकिन उसके परिवर्तन की जो गति है वो धीमी होती है। इसके बाद में आता है संस्था सदस्यों के व्यवहार में अनुरूपता लाती है। संस्था व्यक्ति के कार्यों को सरल बना देती है। समाज में व्यक्ति से संबंधित संख्या में बहुत अधिक होते हैं। इन संबंधों की प्रकृति जटिल और विभिन्नता लिए हुए होती है। इस अवस्था में संस्था उसकी सहायता करती है। संस्था उसे बतलाती है कि उसे किस अवसर पर किस प्रकार का आचरण करना है और किस प्रकार का व्यवहार नहीं करना है। इस प्रकार से संस्था व्यक्ति के कार्यों को सरल बनाती है। धन्यवाद।